नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद यानी जिसे आप बीएचपी भी कहते हैं, बीएचपी ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। बीएचपी के मुताबिक यह औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी, यानी प्रतीक के तौर पर दिखाया और उसे जला दिया। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस पर भी हमला किया गया। डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए। पुलिस ने आखिरकार आंसू गैस के गोले छोड़े। रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। 47 लोगों को हिरासत में लिया गया। 12 से 14 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। 2 से 3 नागरिक भी घायल हुए। हिंसा के कारणों की जांच की जा रही है। हिंसा के बाद मुंबई के मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हिंसा के बाद छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी कानून को कोई हाथ में ना ले, यह कोशिश की जा रही है। चश्मदीदों ने बताया कि उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। उनके हाथ में तलवार, डंडे और बोतलें थीं। अचानक से सभी ने हंगामा शुरू कर दिया। घरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे और उनमें भी आग लगा दी। अच्छा, इतनी बड़ी बात मैंने आपको बताई महाराष्ट्र की। जाहिर सी बात है स्थिति नियंत्रण में वहां पर नहीं है, यह साफ दिखाई दे रहा। और वहां के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भी उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर की है। लेकिन डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब का अगर कोई समर्थन करता है, अगर कोई महिमा मंडन करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 2 बातें कही गई हैं, यानी सीएम की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि अगर कोई महिमा मंडन करता है तो सवाल यह है, महिमा मंडन कर कौन रहा है महाराष्ट्र में, समर्थन कौन कर रहा है, यह भी बताना होगा। ये 4 तस्वीरें हैं महाल इलाके में आगजनी की तस्वीरें हैं। पथराव और तोड़फोड़ की हुई है वो तस्वीरें देख रहे हैं। और आज सुबह की तस्वीर भी आपके सामने है और अभी वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये अभी की स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूं। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तैनात क्यों किया गया है? क्योंकि हालात नियंत्रण में रहे, हालात बेकाबू ना हो। क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का, क्या कहना है एकनाथ शिंदे का और क्या कहना है पुलिस का, पहले फटाफट आपको यह सुना देते हैं। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकले। तो चल रहा है, बट हम लोग का भी सबसे विनती है, अपील है कि प्लीज शांति बनाए रखिए। और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में
बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है, औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब का महिमा मंडन जो करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। ये स्थिति बनी क्यों, ये भी समझना होगा। ये महाराष्ट्र में स्थिति क्यों बन रही है, क्या वजह है? क्या फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद ये स्थिति बदली? ये अब तक क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं। घटना का वीडियो वायरल है। महाल इलाके में हिंसा भड़की। शाम 7:30 बजे कई इलाकों में पथराव और तोड़फोड़ हुआ है। ये अब तक जो हुआ बता रहे हैं, सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की गई है और इसके साथ ही 12 से 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डीसीपी पर भी हमला हुआ है। 11:30 बजे भंडारा रोड के पास एक और झड़प हुई। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी आपका स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और धीरज फरतोड़े जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, चूंकि शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, आप जहां पर हैं वहां पूरा घटनाक्रम हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और आपके जरिए पूरा देश भी जानना चाहता है कि अभी वहां क्या स्थिति है। अभी देखिए, कल रात को जो घटनाएं हुई है, इस तरीके से उन्होंने रास्ते पर उतर कर गाड़ियां जलाई है, हमला किया है, उसके बाद अभी पूरी रात के समय में पुलिस ने काफी देर रात तक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। लगभग 50 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है पुलिस ने। और अभी आज सुबह हमने जब जाकर देखा, उस इलाके का मुआयना किया है, तो हमने देखा है कि वहां पे भी लगभग शांतता है। पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है जहाँ पे दंगे हुए थे और पुलिस बल काफी बड़ी तादाद में तैनात। अभी तो शांति बनी हुई है। ये धीरज जी, कुछ समझ में आया कि जिन्होंने अटैक किया पुलिस पर, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग लगा दी, वो क्या चाहते थे? एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिशियंस वो जो जानकारी दे रहे हैं, अभी मैंने देखा आपके टीवी पर शिंदे जी ने बयान दिया, जो औरंगजेब का जो महिमा मंडन करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। जो घटना घटी है वो थोड़ी अलग है। वहां पे ये हुआ था कि सुबह में जब बजरंग और विश्वेंद्र प्रसाद ने जब आंदोलन किया था, तो उन्होंने जिस कब्र को जलाया के ऊपर एक कुरान की जो आयतें लिखी हुई और उसमें कुछ स्टार्स बने हुए थे, तो मुस्लिम लोग उस चीज को ज्यादा मानते हैं, तो उस चादर को जलाया गया। उसके बाद जो है मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस थाने में जाकर उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च की कि इसमें जो बजरंग दल के लोगों ने जो धार्मिक भावनाएं भड़काई है। उनका कहना था कि उनको औरंगजेब की कब्र से कोई लेना नहीं, आप औरंगजेब की कब्र का कुछ भी कीजिए, लेकिन जो मोहम्मद पैगंबर साहब है उनकी जो चादर है जिसमें कुरान की आयतें हैं, उसको जो जलाया गया है जिन लोगों ने, उनके ऊपर पुलिस ने सब कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पे उपस्थित थे, पुलिस थाने में, उन्होंने स्फूर्ति दिखा दी, उन्हें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। और जिस तरीके से पीस कमेटी के लोगों को बुला के शांति से बातचीत करके उसमें से कुछ हल निकालना चाहिए था, वो हल निकला नहीं। और वो मॉब जो है वहां से निकला और फिर वो आगजनी और ये सारी चीजें हुई है। तो घटना इस तरह से हुई। और अभी स्थिति नियंत्रण में है, ये हम कह सकते हैं, चूंकि आप वहां पे मौजूद हैं। अभी तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहां पे जाके हमने लोगों से भी बातचीत की, तो वहां पे जो कल की घटनाएं हुई, जो भी दंगा हुआ है, तो वहां पे जो भालदारपुरा एरिया है जिसके आजू बाजू में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है, तो भालदारपुरा के एरिया में वहां पे नागपुर का कल्चर ये नहीं है। नागपुर में हिंदू और मुस्लिम बहुत ही शांति से रहते हैं। पिछले 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, 20 साल में आज तक एक भी दंगा नागपुर में इस तरीके का बड़ा कोई दंगा आज तक नहीं हुआ। ये पहली बार नागपुर में हुआ है। तो मैंने ये देखा है कि हिंदू एक घर हिंदू का है, एक मुसलमान का है, सभी एक साथ रहते हैं, सबके बिजनेसेस है। आज भी मैं सुबह जब 11 बजे लगभग वहां पे लोगों से मिला, तो सभी हिंदू और मुस्लिम एक साथ आके हमको बता रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कुछ बाहर से कोई तत्व आए हैं, कुछ बाहर से कुछ लोग आए जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने ये सारी चीजें की, और हमारा इन से, और इसमें सभी पक्ष साथ में थे। एक जो एकता। तो क्या ये धीरज जी उकसाने की कोशिश की गई है एक धर्म विशेष को, ये आपको समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसके इंटेलिजेंस जो थे पुलिस के पास, पहले कुछ इनपुट्स आए भी थे इंटेलिजेंस की था पुलिस के पास,
कि ऐसी कुछ घटना हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो आजकल हमने देखा कभी कभी ऐसी छोटी होती है, तो जिस तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है शहर के कुछ सेंसिटिव एरियाज में, उस टाइप का सेंसिटिव एरियाज में उस समय डिप्लॉयमेंट नहीं था, जिसके कारण जो है वो जो मॉब था, अंदरूनी मॉब जो था, वो अपने तरीके से बढ़ते गया और उसने आगजनी की घटनाएं की है। लेकिन उस पर असामाजिक तत्व जरूर थे, उसके ऊपर पुलिस ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? क्योंकि जो मॉब में जो हजारों लोग थे जिन्होंने ये सब किया है, आगजनी की है, वो लोग तो भाग कर चले गए, लेकिन अब जो वहां के जो लोकल लोग हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, उनको अभी पकड़ा जा रहा है। देखिए, इसीलिए धीरज जिसे मैंने पहले पूछा, चूंकि वो स्थानीय पत्रकार है और पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने कहा अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो बाहरी थे, असामाजिक तत्व थे, बल्कि वहां के स्थानीय लोग हिंदू मुस्लिम आज भी उसी तरह से रहते हैं जैसे पहले रहते चले आ रहे हैं। लेकिन देखिए, भुगत कौन रहा है? जो स्थानीय लोग हैं, जिनको ये करना था वो तो करके चले गए, एक विशेष धर्म को भड़काने की कोशिश की गई है। रविंद्र सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये स्थिति बनी क्यों? ठीक है, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि जो औरंगजेब का समर्थन करेगा, महिमा मंडन करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम ये स्थिति भी तो नहीं बननी चाहिए ना हमारे देश में। नहीं बनना चाहिए, और जो घटना घटी है वो निंदनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पृष्ठभूमि में छावा मूवी आई है, और जिस तरह छावा मूवी में औरंगजेब के प्रति मतलब वो दिखाया गया है, कितनी निर्दयता से और कितनी क्रूरता से वो संभाजी के साथ पेश आते हैं। ये एक जो मराठा और अंग्रेज का जो औरंगजेब का संघर्ष है, आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, और वो भावनाएं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भड़की है। और आज सबसे बड़ी बात यह है, औरंगजेब की जो कब्र है वही खुतबाबाद में ही है, महाराष्ट्र में ही है, इसलिए मराठा स्वाभिमान तो जागा है। अब कोई औरंगजेब की तारीफ करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे माहौल में जब इस तरह की फिल्में आएंगी तो भावनाएं भड़केंगी। इसमें कुछ लोग शामिल हो सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ, ये 400 साल 500 साल पुराना मामला है, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। अब वो पुराने मामलों में आप औरंगजेब पे जाएंगे कि उन्होंने संभाजी पे किया, फिर मराठा संग्राम शुरू हो गया, फिर क्या कहते गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध घटना घटी, अर्जुन देव जी के विरुद्ध हुआ, बंदा बैरागी को जिस तरह से मारा गया, तो फिर क्या करेंगे? क्या कब्रों को इस तरह उखाड़ के फेंकेंगे? जैसे बात आ रही कि अभी औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा देना चाहिए, वहां मरा है, वहां उसको दफन किया गया क्योंकि उसकी इच्छा थी उसके गुरु के बगल में करना है। उस समय का भारत अलग था, आज का भारत अलग है। मुझे लगता है इतिहास को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब उसमें बहुत ज्यादा आपस का वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष की भावना खत्म कर देना चाहिए। जो बीत गया, और इस बीत गया पे कोई राजनीति कर रहा है तो वो इतिहास से भी छेड़खानी कर रहा है, आम जनता के साथ भी विश्वासघात कर रहा है, और इससे राजनीति किसी का हल नहीं होने वाला। मैं जानना चाहता हूं रविंद्र जी, जो बीत गया सो बीत गया आप कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि राजनीति कोई कर रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, और शासक था वो, उसने शासन किया, बात तो बीत गई आप कह रहे हैं, फिर राजनीति कौन कर रहा है इस पर? मैं यही तो कह रहा हूँ, जब इस तरह की फिल्में आती, आपको ध्यान होगा एक समय तमस नाम का सीरियल आता था, उस समय तो दूरदर्शन बजता, उस समय भी तमस सीरियल जब हुआ था तो देश में दंगा फसाद फैले थे। तो जैसे समाज साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं पिक्चर मतलब समाज के प्रतिबिंब को प्रकट करता है। और अभी जैसे छावा मूवी आई, उसमें कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व अपना राजनीतिक महत्व ढूंढने का प्रयास करने लगे, निश्चित रूप से उस भावनाओं को भड़काने लगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी होंगे इसमें संलिप्त उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा होता ही है। और विशेषकर महाराष्ट्र में होना तय है, औरंगजेब और मराठा का जो संघर्ष है उसको ये तो दोनों बात कह रहे हैं जितेंद्र जी, कह रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में ये होना तय है, अब ये वो भारत नहीं है। देखिए, आपके दो सवाल थे, दोनों बहुत मौजूद सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये है कि आखिर देख भी रहे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी है, इसलिए ये घटना घट सकती है। हाँ, ठीक है, जितेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी, वो आपको इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने। जी, ये दो सवाल जो आपके थे, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है कि ये घटना आखिर क्यों, कहीं ना कहीं शासन का जो तंत्र है वो नाकाम हुआ है। दूसरी चीज ये कि राजनीति कौन कर रहा है, इस पर सबसे पहले एफआईआर अगर दर्ज होना चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ होना चाहिए, दूसरी एफआईआर एकनाथ शिंदे के खिलाफ होना चाहिए, इसके बाद कहीं आगे जाके कार्रवाई होगी।
आप ये बताइए कि जो सत्ता में संरक्षित लोग हैं वही इस काम को अंजाम दे रहे हैं और सरकार हाथ से बनी हुई देख रही है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, दुखदपूर्ण घटना है कि सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। सरकार में बैठे लोग जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो इस तरीके से राजनीति करने का काम करेंगे तो ऐसी आगजनी, ऐसी हिंसक घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। सेंसर बोर्ड बैठा है जिसकी पहली जवाबदारी ये होती है कि कहीं इस देश के सामाजिक ताने बाने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की फिल्मों को अगर सेंसर बोर्ड पास करता है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं फिर कहूंगा कि इस सरकार में बैठे लोग निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं और जब उसकी परिणति आपके सामने आती है तो असहाय बन के दूसरे दलों पर राजनीतिक आरोप लगाने लगते हैं। आप ये देखिए मोहन भागवत जिन्होंने कहा था कि कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, शर्म आना चाहिए इनको अगर ये मोहन भागवत की सीख पर अमल नहीं करते। इसके बाद आपने देखा कि कल ये एक बयान मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव ने दिया है कि औरंगजेब की कब्र से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको विकास पर बात करनी है। औरंगजेब की कब्र खोदने से अगर इस देश में महंगाई कम हो जाती है तो बिल्कुल खोद देना चाहिए। औरंगजेब की कब्र को खोदने से अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोजाना इस तरीके के माहौल बनाने का काम करना मुझे लगता है इस देश की सरकार को, इस प्रदेश की सरकार। रविंद्र जी, ये आरोप सीधे सीधे आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल क्रिएट करना ठीक नहीं है। और जितेंद्र जी तो एक कदम आगे बढ़ गए, बोल रहे हैं कि पहली एफआईआर तो मुख्यमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए थी और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए। क्या आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और विपक्षी पार्टियां तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है उनमें हर चीजों में खामियां निकालती है। हम चंद्रमा पे भी चले जाएंगे तो भी खामियां निकालेंगे। और अभी तो उनको ऐसा है मौका मिल गया कि इनको गिरफ्तारी कर लो। फिर इनके कार्यकाल का हम बताएंगे। सज्जन सिंह ठाकुर जो अभी सुप्रीम कोर्ट से हुए 1984 के सिख दंगों में दोषी याफ्ता हुए, फिर गिनाने बैठेंगे तकलीफ हो जाएगी। हम कभी इस तरह का कार्य करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। हम घटना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमने साफ साफ कहा। मोहन भागवत जी की बात कर रहे थे, मोहन भागवत जी ने, उनका दिल कितना उदार है सोचिए। उन्होंने कहा हर मस्जिद में मतलब शंकर मत खोजिए। हम यदि हम सांप्रदायिक होते तो हम इस तरह की बात नहीं करते। हम तो भारत को विकसित भारत और वृहत रूप में देख रहे हैं, इसलिए हम इतनी दिलेरी से इतनी बड़ी बात बोलते हैं। हम पर आरोप लगाने से पहले उनका इतिहास गिनेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है अभी जरूरी है पूरी कानून व्यवस्था को संभालने का। और स्पष्ट कहा है देवेंद्र फडणवीस जी ने। लेकिन रविंद्र जी सुनिए ना, इसी पैनल में धीरज फरतोड़े जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि जो माहौल खराब हुआ है वो वहां के लोग नहीं है, वो कोई बाहर के लोग आए, उन्होंने इस तरह की स्थिति बनाई। तो कम से कम समाज में इस तरह की वैमनस वाली स्थिति भी ना बने। भाई आप ही निर्णय ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब का कोई महिमा मंडन करेगा, समर्थन करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना मत बख्शिए, लेकिन कम से कम ऐसे हालात तो नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि झेलना पड़ता है स्थानीय लोगों को जिनका कोई दोष नहीं होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि औरंगजेब का कोई महिमा मंडन करेगा तो उचित होगा क्या? छोड़ दीजिए ना, उनकी क्रूरता को हमने देखा है। तो सरकार आपकी है, अगर कोई महिमा मंडन कर रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए, जो लीगल कार्रवाई होती है। कौन महिमा मंडन कर रहा है, समर्थन कौन कर रहा है औरंगजेब का? क्या जितेंद्र मिश्रा की पार्टी कर रही है? खुल के बोलिए ना, समर्थन कौन कर रहा है? आपने बयान देखा है, शुरुआत कहां से हुआ है, किसने इस बात को बोला है। और इस तरह के मूवी के समय औरंगजेब की आप तारीफ करेंगे तो मराठों के स्वाभिमान को आप धक्का भी तो पहुंचा रहे हैं। आप अभी आवश्यकता है क्या? एक फिल्म, एक मिनट रविंद्र जी, क्या एक फिल्म जो रिलीज हो रही है, एक फिल्म, वो फिल्म लाइन तय करेगी कि बीजेपी की लाइन क्या है, बीएचपी की लाइन क्या है, विश्व हिंदू परिषद की लाइन क्या है? यहां तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास तो किताबों का एक जट्ठा है, पढ़ लिख कर आते हैं। एक फिल्म आ गई, वो तय करेगी। सबसे बड़ी बात यह है, ये फिल्म जो है काल्पनिक घटनाओं पर आधारित नहीं है, सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो इतिहास में गुजरा हुआ है, जो पूरी तरह से गुजरा हुआ है, किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह अपमानित किया गया। ये काल्पनिक होता तो एक फिल्म के आधार पर इतना होता तो मैं खुद इसकी पूरी तरह निंदा करता और ऐसा होता भी नहीं। लेकिन आपने उस बात को उठाया है जिसमें संभाजी के साथ इतना गलत हुआ था और किया, और जिस आदमी ने किया है उस आदमी के प्रति आप तारीफ करेंगे तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? आप बताइए। औरंगजेब ने किया, इतिहास है।
ये जदुनाथ सरकार लिखते हैं और उस समय के तत्कालीन इतिहासकार लिखते हैं कि रविंद्र जी, औरंगजेब ने जो किया इतिहास है, लेकिन जो आज हो रहा है वो वर्तमान है। गाड़ियां फूकी जा रही है, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से वार किया जा रहा है, ये तो वर्तमान है। लेकिन मध्य प्रदेश के दो नेताओं ने इस पर क्या कहा है, वो जरा एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं फटाफट। नागपुर की घटना पे सरकार का वहाँ जो है कानून का नियंत्रण बना हुआ है। जिसने भी इस तरह की अगर हरकत की है वो गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमदर्दी हमारी अशफाक उल्लाह खां के प्रति होना चाहिए, क्योंकि देशभक्त है। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाक उल्लाह खां से होना चाहिए। अपनी पहचान औरंगजेब के साथ मत जोड़ो, औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। ये राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें नफरत फैलाना चाह रही हैं, ये संयम बरते, इसमें उनका नुकसान नहीं होता, जनता का नुकसान होता है। दूसरा, इतिहास पे क्यों जा रहे हैं, वर्तमान पे आए। तरह की बातें बेकार हैं। हम तो संविधान वाले लोग हैं, संविधान पे चर्चा करा, हमें क्या लेना देना इतिहास में क्या हुआ, कौन ने कूटता करी, कौन ने शांति बनाई। देखिए, इतिहास में क्या हुआ, किसने क्या किया, इस पर कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कि वर्तमान में चर्चा कीजिए। जितेंद्र जी, बीजेपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, रविंद्र सिंह ने तो अपनी बात कह दी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अगर कोई हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहा है तो कौन से लोग हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। मेरा आरोप है कि ये वो लोग हैं जो सरकार के संरक्षण में काम करते हैं। अगर आपको औरंगजेब की कब्र को लेकर के कोई दिक्कत थी, सरकार में आपके लोग बैठे एक ज्ञापन देते, एक प्रतिनिधिमंडल मिलता और सरकार को ज्ञापन देता। इस तरह की हिंसा फैलाने का प्रयास, मुझे लगता है इस तरह की फिल्म को भी मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, जो देश की ताना बाना संस्कृति को बिगाड़ने का काम करे, वो भी सरकार में बैठे। होता क्या है, ये वोटों की राजनीति करने वाली सरकारें निश्चित तौर पर पहले ऐसे प्लेटफॉर्म देती है जिसमें इस तरीके के दंगे फसाद हो, और इसके बाद ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए काम करने लगते हैं। आप ये देखिए कि अपना देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वो अगर इस तरीके का भड़काऊ बयान देंगे जैसा कि शुरुआती दौर में उन्होंने दिया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुखद है, कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इस तरह की भाषा सरकार में बैठे लोगों को नहीं कहना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री पहले भी हुए, गोपाल भार्गव, अभी कल उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की राजनीति नहीं करते, हम विकास केंद्रित राजनीति करते। और मेरा भी सवाल है, रोजाना नाम बदलने को लेकर के सियासत करना, ये आप देखिए, जब भी विधानसभा आती है और महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जनता पर हो रही जाति की बात करते हैं, तो कहीं नाम बदलने की राजनीति शुरू हो जाती, कहीं औरंगजेब की राजनीति शुरू हो जाती। ये आखिर किस तरह का शासन करना चाहते हैं, ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जहां जहां सरकारों में बैठे वहां इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही। मुझे ये बताइए आप कि ये सब मांग करने वाले लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि नहीं है, या बोलिए कि इन लोगों को हमारा संरक्षण नहीं। आपके मातृ संस्था के लोग, आपसे संबद्ध संस्थाओं के लोग कहीं ना कहीं इस तरह के दंगे फसाद करने के लिए प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, और आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। सरकार में भी आप बैठे, आप जैसा चाहे वैसा उसको मोड़ देते हैं घटना को। मेरा ये कहना है, कहीं ना कहीं इस बात का आपने संविधान की शपथ ली, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दंगा फसाद ना हो। पहले ही दिन ये सारी चीजें सुलझ जाती, आप उनको बुला के ज्ञापन ले लेते। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको कब्र को तोड़ने से आपके मन को शांति मिल जाती है तो निश्चित तोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन रोज रोज के नाटक नौटंकी और पाखंड तो यानी कांग्रेस ने कहा है कि अगर शांति मिल रही तो कब्र को तोड़ दीजिए, लेकिन रोज रोज का विवाद नहीं होना चाहिए। धीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एक फिल्म के आ जाने से, रिलीज हो जाने से महाराष्ट्र की जनता इतनी भड़क गई, या कोई और बात है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है सर? नहीं, ये जो चर्चा है कि उनकी वजह से जनता महाराष्ट्र की भड़की है, ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो जिन एरिया का मुआवना किया या फिर कल मैंने जो विजिट की, तो मैंने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिल्म की तो कोई बात भी नहीं कर रहा था। बात सिर्फ ये थी कि जो औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए जो आंदोलन हुआ, उसके बाद जब मुस्लिम समाज की कुछ भावनाएं जो भड़काई गई, उसके बाद जो पुलिस ने और प्रशासन ने जो ढिलाई बरती है, उसका ये रिजल्ट है। अगर प्रशासन चुस्ती से काम किया होता, प्रशासन ने अगर उसी समय जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो अगर लिए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं हर बार होती है, लेकिन पुलिस के अगर आला अधिकारी उसको उसी तरीके से अगर डील करते हैं अपनी पूरी ताकत से। और ये नागपुर जो है गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, उनका शहर है।
और ये जो घटना घटी है वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हेडक्वार्टर है वो बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। उसी एरिया, महल के एरिया में ये घटनाएं होती है। इतना ज्यादा सेंसिटिव एरिया है और वहां पे ये घटनाएं हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत हुई है। और ये संज्ञान तो लेना चाहिए। और देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि गलती यहाँ पर हुई है, चूक यहाँ पर हुई है पुलिस और प्रशासन से। रविंद्र, छावा मूवी का कोई लेना देना नहीं है, और छावा मूवी का कोई लेना देना। रविंद्र जी, संक्षेप में, चूंकि मुझे वाइंड अप करना है जी। यदि किसी ने सुनियोजित षड्यंत्र किया है, किसी उपद्रवकारी की मतलब योजनाएं होंगी, तो मैं कह रहा हूँ कि बख्शे ही नहीं सर, किया नहीं है, हाल में नहीं बख्शे जाएंगे। आपको एक्शन लेना है, इसके पीछे कौन लोग, आपको एक्शन लेना है। कांग्रेस ने यहाँ पे जवाब भी दे दिया कि आप एक दो, हाँ बोलिए बोलिए दो दिन में देख लीजिए, फुल एक्शन होगा, पूरा कार्रवाई होगा, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। आज घटनाएं घट रही है तो उसको रोकने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए, स्थिति सामान्य बनी रहनी चाहिए रविंद्र जी, हालात बिगड़ना नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी, धीरज फरतोड़े जी भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।